तस्वीर साफ हो चुकी है। 2024 के चुनाव के परिणामों में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। हालांकि एनडीए एक बार फिर से सरकार रिपीट करती हुई नजर आ रही है। अगर एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनती है तो उनके मुद्दे क्या क्या होंगे जिन पर वो आगामी 5 साल कार्य करेंगे। बीजेपी का घोषणा पत्र, जिसे उसने संकल्प पत्र का नाम दिया था, उसमें ग्रामीण भारत को लेकर क्या कुछ मुद्दे थे, इसी पर चर्चा करने के लिए गांव जंक्शन की टीम बैठी है और हमने जाना है कि ग्रामीण भारत के असल मुद्दे क्या हैं। तो सबसे पहले तो हिमांशु जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगी। सवाल सीधे सीधे बात करेंगे हम पीएम किसान सम्मान निधि का, जिसको लेकर 6,000 रुपए सालाना सरकार जो है वो किसानों को देती है। लेकिन सवाल ये है कि मुफ्त की रेवड़ी का जिक्र हुआ है, विपक्ष भी हमलावर इस चीज को लेकर रहा है। तो कहीं ये विपक्ष कहीं ये मुफ्त की रेवड़ी तो नहीं? और क्योंकि हमने ग्राउंड पर जाके कवरेज भी किया, आप लोग गए 100 गाँव 100 कहानियों के जरिए ग्रामीण भारत के लोगों से, आपने किसानों से बात की, महिलाओं से बात की, बुजुर्गों से बात की। तो इसका इम्पैक्ट ग्रामीण भारत पर कैसा है? दो चीजें हैं। मुफ्त की रेवड़ी जब बात होती है, मुफ्त की रेवड़ी की बात होती है, तो भाजपा के स्टैंड बहुत क्लियर है। मुफ्त की रेवड़ी का मतलब ये है कि जो नीडी पीपल हैं उनके लिए आप ठीक है योजनाएं लाओ, लेकिन जिनके पास जो सक्षम है उनको हर चीज मुफ्त में नहीं देना चाहिए। वो कमाए खाए वाला वो फॉर्मेट भाजपा का बहुत क्लियर एजेंडा है, भाजपा का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। अब आते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि की बात जो हो रही है, तो ग्राउंड पे उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा। आप यकीन मानिए कि किसान इस वक्त अगर हम बात करेंगे तो दो किसानों का दो वर्ग है। एक वर्ग ये है जो आप दिल्ली में आसपास जो आमतौर पे सुनने को मिलता है, जो राष्ट्रीय मीडिया में अक्सर वही दिखाया जाता है कि किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरा किसान वो है जो छोटा किसान है, मध्यम वर्गीय किसान है, जो अपने खेतों से उसको इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आके ये सब चीजें करे। अब जो ये योजना है वो यकीन मानिए कि ये छोटे किसानों के लिए है, जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ या उससे भी कम बिस्वा में खेत है। वो उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है। उनके खाते में हर 3 महीने में जब 2,000 रुपये जाता है तो वो बेहद खुश होते हैं। उनके जो फसल की लागत होती है वो कम हो जाती है, घर के थोड़े बहुत अन्य खर्चे जो हैं उससे मिल जाते हैं। मतलब साल भर का 6,000 रुपये उनके लिए सीधे प्रॉफिट का अगर खेल हम होता कोई है। उदाहरण पूछें, जैसे कि हम गांव जंक्शन की टीम जो है वो 100 कहानियां लेकर फील्ड पर उतरी थी, तो कोई ऐसा किसान जो कि लाभार्थी हो, आपसे कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हो? हाँ, अब मैं ये शायद 14वीं किस्त की बात हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी दिवाली से 1-2 दिन बाद उन्होंने किस्त जारी की थी। प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि की जो है किस्त जारी की थी। मुझे हरियाणा का एक किसान, छोटा किसान मिला था, छोटी जोत का किसान था। वो बता रहा था कि मैंने कुछ पैसे कर्ज लिए दिवाली मनाने के लिए। उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने पैसे कर्ज लिए और जैसे ही पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आया और उन्होंने जो है वो पैसा वापस कर दिया जिनसे वो कर्ज लिया था। अगर वो पैसा नहीं आता तो आप सोचिए कि फिर वो उसका इंटरेस्ट बढ़ता और इंटरेस्ट के दबे तले वो किसान जो है परेशान होता। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब ये आम हमें और आपके लिए तो ये बहुत वो है, लेकिन उस किसान के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि उसके खाते में हर 3 महीने में 2,000 रुपये आ जा रहा है। हिमांशु जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। फसल बीमा का जिक्र जो है वो संकल्प पत्र में किया गया है और इसके लिए मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करने का विचार कर रही है सरकार। ये क्या है और ये कैसे ग्रामीण भारत के लिए, किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा? देखिए, फसल बीमा जब ये लागू किया गया था तो उसका उद्देश्य ये था कि किसानों को किस तरीके से उनके प्राकृतिक आपदा से जो है उनके जो नुकसान होते हैं उसकी भरपाई की जा सके। आम पूरा जो बर्डन होता था वो किसानों पे जाता था। अगर मुआवजा सरकार देती है तो सरकार के ऊपर बर्डन होता था। अभी अभी जो तरीका होता है फसलों की बर्बादी को जो आकलन करने का तरीका होता है कि किसी एक गांव में ओले पड़ते हैं, तो अगर जब तक आसपास के 10-12 खेतों में 10-12 किसानों के फसलें बर्बाद ना हो, तब तक उसका जो है लाभ लोगों को नहीं मिल पाता, मतलब किसानों को नहीं मिल पाता। अब क्या है, ये जो नई तकनीक लागू करने की बात हो रही थी, जो हम ग्राउंड पे गए तो किसानों ने ये मुद्दा भी उठाया था कि अगर ओले गिरे, किसी एक किसान की फसल बर्बाद हो गई और आसपास के
2-3 किसान हैं उनकी फसल नहीं बर्बाद हुई, तो जो जिसकी बर्बाद हुई उसको मुआवज़ा का लाभ नहीं मिल पाता था, उसे फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाता था। अब जो आकलन का तरीका है वो थोड़ा हाईटेक होगा। अब वो ये पता लगाया जाएगा कि भाई इनके जो ओले गिरे हैं या जो भी प्राकृतिक आपदा आई है, इससे इस किसान की फसल बर्बाद हुई है। मतलब अगर किसी एक गाँव में किसी एक किसान की भी फसल बर्बाद होगी, तो उसको भी इसका लाभ मिल पाएगा। तो हिमांशु जी, क्योंकि चर्चा बढ़ती ही रहेगी, अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ उपज को लेकर, क्योंकि कई बार हमने परेशानियां देखी कि उपज तो हो गई, लेकिन उनका भंडारण, उनको मार्केट में कैसे बेचा जाए, ये समस्याएं झेलते हैं किसान। इसकी भी गारंटी जो है वो संकल्प पत्र में ली गई है। ये कैसे होगा, और ग्राउंड पर जब आप गए तो किसानों ने इसको लेकर क्या कुछ सुझाव दिए, क्या कुछ देखिए, चुनौतियां उनकी रही? सरकार का लक्ष्य और बहुत उद्देश्य बहुत साफ है कि एक तो वो उन चीज़ों की पैदावार बढ़ाने का उनका लक्ष्य है जो हमारे यहाँ जिन फसलों का या जिन खाद्यान्न का आयात होता है। तो हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे दाल के मामले में हमें आत्मनिर्भर बनना है, और भी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं कृषि उत्पाद हैं, उस मामले में हम आत्मनिर्भर बने। अब दूसरा जो अहम सवाल आता है ये कि पैदावार होने के बाद उसको बाज़ार कहाँ मिलेगा? तो सरकार ने इसके लिए एफपीओज़ का गठन शुरू किया है। एफपीओ के माध्यम से वो लोगों को ख़ास तौर पे किसानों को एक बाज़ार, एक मंच प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा जो सहकारिता है उससे भी किसानों को जोड़ा जा रहा है। सहकारिता से किसानों को ये हो रहा है कि आप अपने जो उत्पाद हैं उसकी प्रोसेसिंग करिए और उसे फिर बाज़ार में स्वयं लॉन्च करिए। बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे व्यवसाय आज शुरू हो चुके हैं। जैसे किसी के यहाँ सेब का बागान है, तो सेब का जूस वो करके वो प्रोसेसिंग करके मार्केट में सेल कर रहा है। लीची का जूस सेल हो रहा है। इसी तरीके से मतलब ये सारे फलों को प्रोसेस हो रहा है। आलू में चिप्स की यूनिट्स लग रहे हैं, और भी जो इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अचार बन रहे हैं, अचार लोग बेच रहे हैं, महिलाएँ घर पे अचार बना के बेच रही हैं। इस तरीके से जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, अब वो लग रहा है इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपका जो कृषि उत्पाद है, वो उसकी खपत होगी, उसको एक सही बाज़ार भी मिलेगा। बाज़ार के लिए एफपीओज़ और सहकारिता से जोड़ा जा रहा है। अब जो तीसरा एक सवाल होगा कि भंडारण, खाद्यान्न का सबसे अहम वो हिस्सा होता है, भंडारण कैसे होंगे? क्यों आप हमेशा सुनती होंगी कि जो है बरसात हुआ और इतने टन जो है गेहूँ बर्बाद हो गए, इतने टन चावल बर्बाद हो गए। अब उसके भंडारण के लिए भी सरकार ने इसको सहकारिता से जोड़ा है। सहकारिता ये एक मतलब प्रयोगशाला थी अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की गुजरात में इन्होंने सहकारिता को बहुत बड़े पैमाने पे किया। सहकारिता में उन्होंने डेयरी को भी जोड़ा, कृषि को जोड़ा, महिलाओं को जोड़ा, युवाओं को जोड़ा, सभी को जोड़ा, इससे रोज़गार भी आ रहा है। अब वो पूरे देश भर में सहकारिता के माध्यम से बाज़ार क्रिएट कर रहे हैं। क्या आपने खाद्यान्न और उसके भंडारण की बात की, अब कोल्ड स्टोरेज बड़े पैमाने पे इससे खुल रहे हैं। अब कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए और जो पहले से जो कोल्ड स्टोरेज है, उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए भी सरकार सब्सिडी दे रही है। तो ये ओवरऑल एक पैकेजिंग हो रही है, किस तरीके से किसानों को अपलिफ्ट किया जाए, किस तरीके से किसानों की आय को बढ़ाया जाए। इसे करते हैं, एक आखिरी सवाल आप दोनों से ही है कि हमने 100 गाँव 100 कहानियाँ एक सीरीज चलाई थी, चुनावी सीरीज थी। जिन टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, जो सरकार जो है वो तकनीक के माध्यम से खेती, किसानी, उन सब चीज़ों को ग्रो करने की दिशा में काम कर रही है, वो ग्राउंड पर कितनी नज़र आई, और छोटा किसान इन चीज़ों से कितना ज़्यादा अवेयर है? देखिए, मैं जहाँ-जहाँ भी गया हूँ, मुझे एक चीज़ तो मालूम चली कि पहले के मुकाबले अब तकनीक पर फ़ोकस करते हुए किसान ज़्यादा फ़ायदे में हैं। बहुत सारे किसान जो है अब वो मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हैं। पानी बचाने के लिए वो जो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से और भी सोलर का यूज़ कर रहे हैं, सोलर से पानी, बिजली सब कुछ चला रहे हैं, ट्यूबवेल चला रहे हैं। तो इस तरीके से धीरे-धीरे और अत्याधुनिक जो मशीनें आ गई हैं, जो हाईटेक मशीनें आ गई हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि सरकार अगर किसी मशीन को खरीदना है किसी किसान को, तो उसपे सब्सिडी दे रही है।
वो 50%, 60%, 70% तक सब्सिडी दी जा रही है, तो वो किसान उन मशीनों का भी प्रयोग कर रहा है। तो धीरे-धीरे हमें ये अब मौसम को लेकर, मौसम की सटीक जानकारी किसान को उसके मोबाइल पे मिल मतलब जाती है। कहीं ना कहीं किसान जो है वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो हाँ, रहा है। बिल्कुल। चलिए जी, आपने ग्राउंड पर क्या हकीकत देखी, कितना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो चुका है किसान? निश्चित रूप से देखिए, तकनीक जो सरकार की मंशा है कि खेती में तकनीक का इस्तेमाल हो ताकि किसान की उपज बढ़े, पशुपालन में तकनीक का इस्तेमाल हो, तो उसको गांव तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन एक जो बड़ी समस्या इस समय देखने को मिली, वो कहीं ना कहीं वाकई समस्या कहेंगे। जो समृद्ध किसान है वो इन तकनीक को जल्दी अपना पा रहे हैं, और जो छोटे किसान हैं जिनकी संख्या सबसे ज्यादा, जिसे हम बोलते हैं चाहे लघु किसान या सीमांत किसान, वो अभी इस तकनीक तक उनकी पहुंच कम है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसके बावजूद वो किसान ये मानता है कि अगर उसे कभी योजना की समय पर जानकारी नहीं मिली या उसे तकनीक का लाभ नहीं मिला, तो इसका जिम्मेदार वो मानता है जो एक सिस्टम चल रहा है। वो कहता है कि सरकार ने हमें योजना एक दी है, हमारे लिए काम किया है, मोदी जी ने हमारे लिए काम किया बोलता है, लेकिन नीचे के स्तर पर कुछ दिक्कतें हैं। और शायद यही वजह है कि इस गारंटी पर फिर से लोगों ने भरोसा किया है, क्योंकि उनका भरोसा ऊपर जमा है, नीचे कुछ शिकायतें हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस बार सरकार उन चीजों पर भी काम करेगी। फिलहाल हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों से ये उम्मीद है कि आपको ये हमारी चर्चा अच्छी लगी हो। अगर आपके कोई सवाल हैं जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, और ग्रामीण भारत से जुड़ी तमाम बड़ी और छोटी खबरें जानने के लिए आप सभी लोग यूट्यूब चैनल गांव जंक्शन का सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारी एक मंथली मैगजीन भी आती है, उसका सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप वेबसाइट पर जाकर वहाँ से आप ग्रामीण भारत से जुड़ी खबरों को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं। आप वहाँ पर जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।